Very good morning to everyone. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about the consistency of system of equation. ये जो टॉपिक है, इसमें हम कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब आपको दिया रहेगा, मतलब तीन चार लीनियर इक्वेशन एक साथ दिए रहेंगे, तो उनका सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है, उसी को बोला जाता है कंसिस्टेंसी. अगर किसी उस लीनियर सिस्टम का अगर सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तो दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. और अगर उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जब मैंने मेरे सिलेबस में टॉपिक था, आई हैव डन द बीएससी एंड एमएससी आल्सो, तो जब ये सिलेबस में टॉपिक था, इससे एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है एग्जाम में. तो आई विल रिकमेंड यू, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, तो आई रिकमेंड यू कि इसको ही करके जाइए आप, ठीक है. तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर लेता है. एक पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन पूरा कंज्यूम कर लेता है इन वेरियस वेज. तो हम यहाँ पे देखेंगे क्यों एक्चुअली सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है. उससे पहले एक समझ लेते हैं कि एक कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या होता है. लेट्स से यहाँ पे मैंने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसीडर किया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस. तो ये तीनों एक साथ अगर हम पकड़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे x y and z आर नथिंग बट द वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो ये x y z के से कितने वैल्यू जा सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम देखेंगे एक इक्वेशन अगर हमने पकड़ा, जैसे 2x + 3y + 4z = 9 अगर मैंने ले लिया, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. आई हैव कंसीडर्ड ओनली वन इक्वेशन. इसके बारे में देखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. उसके बाद में देखेंगे कि इसके इस पूरे तीनों इक्वेशन के एक साथ में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, y की वैल्यू 1 पुट करूं और z की वैल्यू 1 पुट करूं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाएगा. 2 + 3 + 4 = 9, राइट. उसके अलावा अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, y की वैल्यू 3 पुट करूं और z की वैल्यू 0 पुट करूं, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 3 * 3 9, मतलब ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो सकता है. तो ऐसे कितने सॉल्यूशन, ऐसे कितने सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x y z बन सकते हैं जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे. देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच सेट ऑफ वैल्यूज जो इस अकेले इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे. तो ये किसकी बात होगी, सिंगल इक्वेशन की. अगर आप सिंगल इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, तो उसके x y z के कितने सेट बन सकते हैं, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. अगर मैं और एक आध सॉल्यूशन की बात करूं, तो इट इज गोइंग टू बी, अगर x की वैल्यू आपने 4 ले ली, y की वैल्यू 1/3 ले ली और z 0 ले ली, तो 4 * 2 8 हो जाएगा, 1/3 * 3 1, 8 + 1 9, और ये तो 0 ही लिया मैंने, राइट. तो ये भी एक सॉल्यूशन बन जाएगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का. तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ये इक्वेशन के लिए देखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो इसी तरीके से ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जहां पे हमने तीन लीनियर इक्वेशन एक साथ लिए हुए हैं, उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि x y z इन तीनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करने वाली. अभी एक इक्वेशन की बात करते हैं, अभी तीन इक्वेशन की बात करेंगे. ऐसा हो सकता है कि इन तीनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करने के लिए कोई सेट ना बने x y z के वैल्यूज का. देयर इज नो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x y z. ऐसे कोई वैल्यूज है ही नहीं जो अबव इक्वेशन के क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा. सॉरी, ये कंडीशन मैंने गलत लिख दी. x y z की देयर आर नो वैल्यूज जो इन इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे. इन अ सच अ केस द आवर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट. और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब क्या, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे. उसके बाद में हो सकता है कि देयर कैन बी वन सच सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x y z जो इन तीनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करे, तो कंडीशन में आ जाएगी अंडर द यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, वो कंडीशन क्या आ जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन. उसके बाद और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, देयर कैन बी नंबर ऑफ सॉल्यूशन. जैसे एक इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ऐसे तीनों इक्वेशन के लिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है, दैट इज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x = b, where a is the matrix of coefficient of x y z. जो वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स इज नथिंग बट द मैट्रिक्स A. तो पहले इसमें 2 3 and 4 आर द कोएफिशिएंट्स, 2 3 and 4 आर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स. सेकंड इक्वेशन में 1 -1 and 8 आर द कोएफिशिएंट. थर्ड इक्वेशन में 2 -4 and 3 आर द कोएफिशिएंट. तो ये जो A मैट्रिक्स है आपका, ये नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x y z से बनेगा. ये जो x मैट्रिक्स है, इट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स. आपके इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तीनों इक्वेशन में 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स है. एंड दिस b इज नथिंग बट द कांस्टेंट मैट्रिक्स. कांस्टेंट मैट्रिक्स मतलब इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट नंबर होंगे उनका मैट्रिक्स.
तो यहाँ से ये वाला ए मैट्रिक्स हो गया, एक्स मैट्रिक्स हो गया, ये बी मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से यू कैन कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स सी दैट इज अगेन कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। ए और बी का कंपोजिशन रहेगा। तो मैट्रिक्स सी लेट से आपके पास ये आ जाएगा। तो पहले ए वाला मैट्रिक्स आएगा, तो ए वाला मैट्रिक्स कंप्लीट लिख लो, दैट इज 2 3 एंड 4। उसके बाद 1 -1 8, उसके बाद 2 -4 एंड 3, और उसके बाद बी मैट्रिक्स लिखना हमको एक कॉलम में, बी मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स तो 9 8 और 1। जब आप इस सी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। When you have written those system of equation to the augmented matrix, यहाँ पे इसको आपको इस augmented matrix को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? इक्लोन फॉर्म में। मतलब ये जो एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? आपके जीरो होने चाहिए। तो दैट हाउ वी कैन डू दैट? बाय यूजिंग द मींस ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन करके विद द हेल्प ऑफ दिस 2 इस 1 और 2 को जीरो बनाया जा सकता है। फिर ये -1 के हेल्प से -4 को भी जीरो बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो लेट्स से ये जो इक्लोन फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा सी, तो सी विल बी इक्विवेलेंट टू, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ बट कुछ ऐसे आ सकता है जैसे 2 3 4 और यहाँ पे आ सकता है 9, पहला रो जैसे कि वैसे। फिर ये 0 बन जाएगा, ये -1 चेंज हो सकता है, इट कैन बी चेंज्ड, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे ये जो 8 लिखा है वो भी चेंज हो सकता है, और यहाँ पे जो 8 है दैट आल्सो कैन बी चेंज्ड। बट मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये होता है आपका इक्लोन फॉर्म, बाकी सारे एलिमेंट में जैसे कि वैसे होते हैं। ये एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, ये डिफरेंट आएगा क्योंकि हमने सॉल्व नहीं किया है, मैं डायरेक्टली बस एक अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। अभी आप देख पा रहे होंगे 2000 नथिंग बट योर डायगोनल एलिमेंट, उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, मतलब ये अभी इक्लोन फॉर्म में है। तो नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स यू कैन फाइंड द रैंक। इक्लोन फॉर्म से हमें पता है कि रैंक फाइंड आउट की जा सकती है। इक्लोन फॉर्म से रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं? द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। इस मैट्रिक्स में इक्लोन फॉर्म में कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है दैट गिव्स द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स सी। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है? किसी रो में कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। जैसे इस एलिमेंट में जीरो, इस रो में देखेंगे 0 0 3 और 1, यहाँ पे दो एलिमेंट नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो रो हो जाएगी। तो फिर नॉन जीरो रो का अपोजिट क्या होगा? जीरो रो। जीरो रो मतलब जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। चलो लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वन। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारा वो कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा? तो आपको हमेशा सॉल्व करते समय सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसे कंसीडर करना है, देन उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में a b में कन्वर्ट करना है, देन सी मैट्रिक्स बनाना है और सी मैट्रिक्स को आपको एक इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी यहां से हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहां से दो तरीके के हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने देखा होगा सी इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी। ये जो डबल डॉट है उसके पहले का मैट्रिक्स ए है और पूरा मैट्रिक्स अगर कंसीडर करेंगे तो मैट्रिक्स सी है। तो अगर मैंने बी मैट्रिक्स छुपा दिया तो नाउ वी कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, और मैंने अगर ये हटा दिया तो पूरा मैट्रिक्स की रैंक मतलब रैंक ऑफ सी। तो उसी पे डिपेंडेंट ये पूरा कॉन्सेप्ट है। सपोज कीजिए यहाँ पे 3 ना आते हुए ये चेंज करते समय 0 बन गया, ठीक है। और आपको पता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट नॉन जीरो रो। तो अगर मैं इस केस में देखूं तो रैंक ऑफ ए कितना हो रहा है? रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी, ये तो जीरो रो बन गया, ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, मतलब कितने नॉन जीरो रो है? 2 नॉन जीरो रो। तो रैंक ऑफ ए यहाँ पे हो जाएगा 2। रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे? रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी 2 इन दिस केस। और बाद में अगर रैंक ऑफ सी देखेंगे आप तो ये नॉन जीरो रो है, ए भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो रो है क्योंकि यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, राइट। तो इस केस में फॉर रैंक ऑफ सी इज गोइंग टू बी व्हाट? 3। तो इससे क्या डिफेक्ट हो रहा है? रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। और अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी इक्वल नहीं होते हैं तो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट, और उसका नो सॉल्यूशन मिलता है। मतलब अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ x y z व्हिच विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। ओके, सेकंड केस कंसीडर करते हैं। हो सकता था कि यहाँ पे जो 1 था वो जैसे कि वैसे रहता, यहाँ पे 1 नहीं था, इट वाज 3, ये 3 यहाँ पे जैसे कि वैसे रहता और कोई चेंजेस नहीं होते। मतलब आप देख पा रहे हैं अगर यहाँ पे भी आप एक ही रैंक फाइंड आउट करेंगे, इफ यू फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए, अगर बी को छुपा दिया तो ये तीनों नॉन जीरो रो है, मतलब रैंक कितनी हो जाएगी? इट इज गोइंग टू बी 3। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? ए की 3। और अगर ए की रैंक 3 होगी तो सी की भी रैंक 3 हो जाएगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। थर्ड वाला इसमें भी देखिए सेम चीज है यहाँ पे भी
कि ये नॉन जीरो है, थर्ड रो भी नॉन जीरो, ये भी रो नॉन जीरो, मतलब तीनों रो नॉन जीरो, मतलब रैंक ऑफ सी भी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी हो जाएगा। इन सच अ केस आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। बट अभी कंसिस्टेंट में भी दो चीजें, एक तो हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है आपको या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है। तो उसके बाद आपको जानना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स है एंड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना, दैट इज इक्वल्स टू n, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, मतलब आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यूनिक सॉल्यूशन वाली। तो इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा जब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम हो जाएंगे, है ना। चलो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन की बात। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी इक्वल रहेंगे बट दैट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब 3 से कम होना चाहिए। ये जो है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी कितने, हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं सिस्टम में, 3, तो ये 3 से कम होनी चाहिए। 3 से कम मतलब 2 होनी चाहिए, और 2 होने के लिए आपको a की रैंक भी 2 हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे a की रैंक कितनी है, इट इज गोइंग टू बी 2, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी 2, तो a की रैंक 2 हो जाएगी। और यहाँ पे अभी देखो c की रैंक 2 है, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब ये लास्ट रो कंप्लीटली 0 बन जाएगी और ऊपर की दो रो नॉन जीरो रहेंगे, तो रैंक ऑफ सी भी कितने बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अभी रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी दोनों कितने के बराबर है, इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी 2 है और दैट इज नथिंग बट लेस देन द 3। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। वन थिंग है दैट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब देयर बी, यूनिक का मतलब होता है 1, है ना, यूनिक का मतलब क्या होता है 1। तो there will be only one set of values of x y z, there will be only one set of values of x y z जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। बस एक ही सेट ऑफ वैल्यू आएंगे x y z के जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली, तो there will be infinite set of values of x y z जो इस तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो दैट्स हाउ द कांसेप्ट इज ऑल अबाउट। तो आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो सकती है इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन आएगा। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, मतलब एक ही सेट ऑफ वैल्यू रहेगी जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकता है, उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो देयर इज इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x y z जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे एक साथ। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन द कांसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और वहां पे आपको पूछेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, फिर कौन सा सॉल्यूशन आ सकता है उसके लिए। तो दैट्स अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो मोर ऑफ्टन जो एग्जाम्स में प्रॉब्लम आते हैं, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहां पे पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कांसेप्ट कंज्यूम हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, कौन से वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y plus z equals to 6, x plus 2y plus 5z equals to 10, 2x plus 3y plus lambda z equals to mu has unique solution। मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब है बोलता है, कौन से वैल्यूज के लिए लैम्डा एंड म्यू के लिए, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन से क्या कंडीशन होती है हमारे पास, रैंक ऑफ a should be equals to what, rank of c and that should be equals to n, that is number of variables। n का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ c में कितना होना पड़ेगा, 3, तब जाके हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट। ओके, फिर बोल रहे हैं कि नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ a should not be equals to और रैंक ऑफ c, रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ c बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाएंगे फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका कंडीशन है रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ c तो होना चाहिए, बट दैट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज n, और n की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 से कम मतलब कितना, 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, राइट। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी फॉर द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एंड उसके बाद अगेन आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड म्यू इक्वल्स टू 8। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 और म्यू इक्वल्स टू 8 पुट करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हमें एट लास्ट निकालना है, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उसको एक्सप्रेस करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ax = b।
where A is nothing but the matrix of coefficients of x, y and z. जो x, y, z के कोएफिशिएंट रहेंगे उनका मैट्रिक्स होता है A। तो A मैट्रिक्स हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज पहले वाले इक्वेशन में कोएफिशिएंट है 1 1 और 1, दूसरे वाले इसमें कितना है 1 2 एंड 5, और तीसरे वाले इसमें है 2 3 एंड z का कोएफिशिएंट है लैम्डा। उसके बाद x जो यहाँ पे मैट्रिक्स है, इट इज नथिंग बट द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे कितने वेरिएबल है 3, कौन से वेरिएबल है x y एंड z इक्वल्स टू, ये जो b है दैट इज नथिंग बट व्हाट द राइट हैंड साइड की जो कांस्टेंट नंबर है, राइट हैंड साइड की कांस्टेंट नंबर कौन से है 6 10 एंड म्यू, यहाँ पे आ जाएगा 6 10 एंड म्यू। ओके, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अगर आपने ये ऐसे डायरेक्टली आप बोलोगे सर ये ऐसे डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम और यहाँ पे 3 रो 1 कॉलम है, तो यहाँ पे 3 3 मैच हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट शुड मैच विद द नंबर ऑफ रो इन द सेकंड, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 3 क्रॉस 1 का आएगा, जो यहाँ पे 3 क्रॉस 1 का आपको दिया हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहला रो इनटू पहला कॉलम इक्वल्स टू पहला एलिमेंट, तो देखिए 1 into x1 1 into x plus 1 into y plus 1 into z equals to पहला एलिमेंट दैट इज 6, आ गया पहला इक्वेशन, दैट्स हाउ आपके सारे इक्वेशंस आ जाएंगे। इसलिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यू कैन एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म बाय रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, ये रिवर्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ओके, तो इस अभी यहां से आपको बनाना होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहां से क्या बनाना होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है दैट इज मैट्रिक्स C, दैट इज कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स A एंड B। मैट्रिक्स C जो होता है दैट इज कंपोजिशन ऑफ A एंड C, A एंड B जो मैट्रिक्स है उसका कंपोजिशन। तो A मैट्रिक्स आपके पास क्या है, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स दैट इज 1 1 1 फिर 1 2 5 एंड उसके बाद है 2 3 एंड लैम्डा। उसके बाद आपको डबल डॉट देके B मैट्रिक्स लिखना है, राइट। तो B मैट्रिक्स इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स दैट इज 6 10 एंड म्यू। अभी ये जो आपका C मैट्रिक्स आ गया, इसको आपको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है इसके नीचे के सारे एलिमेंट हमको क्या करना है जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो विद द हेल्प ऑफ 1 हमें इस 1 को इस 2 को जीरो बनाना है, तो रो 2 में आपके क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, रो 2 माइनस रो 1, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा खत्म। फिर रो 3 में आपके क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, रो 3 माइनस रो 2 में 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 आ रहा, राइट। तो यहां से अगर आप इसको करेंगे तो C is equivalent to, C is going to be equivalent to पहला जो आ जाएगा दैट इज पहले रो में देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहला रो जैसे कि वैसे रहेगा। ओके, सेकंड रो में से पहला रो आपको माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 यहां पे आ जाएगा 0, फिर 2 माइनस 1 दैट इज गोइंग टू बी 1, फिर 5 माइनस 1 दैट इज 4, और यहां पे आ जाएगा 10 माइनस 6 दैट इज 4, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में क्या है, r1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 into 2 2 माइनस 2 0, फिर अगेन यहां पे कितना आएगा 2 into 1 2 3 माइनस 2 दैट इज 1, उसके बाद 2 into 1 2 लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, इज गोइंग टू बी लैम्डा माइनस 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 into 6 दैट इज 12, तो म्यू माइनस 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा म्यू माइनस 12। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, लास्ट में यहाँ पे आपके पास आएगा म्यू माइनस 12। अब इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व कर सकते हैं। फिर अभी क्या करना है, ये वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, तो यहाँ पे रो 3 में आपके ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे दैट इज रो 3, 1 माइनस 1 करोगे मतलब रो 3 माइनस रो 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो C इज इक्विवेलेंट टू रो 1 और रो 2 में नो ट्रांसफॉर्मेशंस, तो रो 1 जैसे के वैसे रहेगा, फिर उसके बाद 0 1 4 रो 2 के एलिमेंट भी जैसे के वैसे रहेंगे, रो 3 में से रो 1 माइनस करना, तो 0 माइनस 0 दैट इज 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 दैट इज लैम्डा माइनस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लैम्डा माइनस 6, फिर डबल डॉट, फिर ये म्यू माइनस 12 माइनस 4, म्यू माइनस 12 माइनस 4 दैट इज म्यू माइनस 60, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू माइनस 60। तो ये आप देख पा रहे होंगे, नाउ द गिवन मैट्रिक्स
दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स C इज कन्वर्टेड टू द इक्लोन फॉर्म। ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, उन डायगोनल एलिमेंट के साथ नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। तो भी यहां से हमको डिफाइन करना है फॉर द व्हाट यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, राइट। तो यहां से डिफाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज कर देता हूं। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा अभी तक। चलिए वन बाय वन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या कंडीशंस है, रैंक ऑफ ए दैट शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और आपको पता है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स है x y z, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 3। मतलब रैंक ऑफ ए कितनी आनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू 3 आनी चाहिए। अगर 3 चाहिए आपको रैंक, तो क्या होना चाहिए, लैम्डा माइनस 6 0 होना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो ये थर्ड वाली रो, आपको यहां से आप दो टाइप के क्या कर सकते हैं, रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सी मैट्रिक्स नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी। अगर बी को छुपा दोगे, मतलब ये वाले कॉलम को छुपा दोगे, तो आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। सिमिलर ये वाले कॉलम को अगर हम छुपा देंगे तो आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, और यहाँ से ए की रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर गलती से ये वाला एलिमेंट 0 बन गया और द ए मैट्रिक्स, अगर ये लैम्डा माइनस 6 वाला एलिमेंट 0 बन गया, तो ये कंप्लीट रो 0 बन जाएगी। और आपको पता होगा रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक इज नथिंग बट इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो अगर ये 0 0 बन गई तो एक और दो ही नॉन जीरो रो बचेंगे, तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी। और इसको अगर ये नॉन जीरो रहा तभी जाके रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी 3, राइट। तो लैम्डा माइनस 6 स्ट्रांगली क्या होना चाहिए, लैम्डा माइनस 6 जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 3, वो क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहां से आपके पास आ जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6, लैम्डा 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपको मिल जाएगा रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी 3। ओके, व्हाट कैन वी से अबाउट द म्यू। अगर रैंक ऑफ ए 3 हो गया, ये नॉन जीरो हो गया, तो भाई म्यू की वैल्यू कुछ भी है। अगर यहाँ पे 16 भी आ गया, ठीक है, 0 भी हो गया, तो भी इस पूरे सी मैट्रिक्स में कंप्लीट मैट्रिक्स थर्ड रो तो ऑलरेडी नॉन जीरो बन रही है, राइट, बाय दिस कंडीशन। तो रैंक ऑफ सी इज अगेन गोइंग टू बी 3, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि इसको भी जीरो बना, नॉन जीरो लिखना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी देखिए इसको अगर आपने जीरो भी बना दिया, इसको जीरो भी बना दिया, बट ये वाला नॉन जीरो एलिमेंट तो प्रेजेंट है ना, तो थर्ड रो भी नॉन जीरो हो जाएगी, और ऊपर वाली दो रो तो नॉन जीरो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू कैन टेक एनी वैल्यूज, म्यू क्या होगा, म्यू कैन टेक एनी वैल्यूज। तो यहाँ पे भी रैंक ऑफ सी कितनी हो जाएगी, दैट इज 3। तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 3, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, राइट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6 और म्यू कैन टेक एनी वैल्यूज। तो ये आपका पहला यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। दूसरा आपको करवाना है नो सॉल्यूशन के लिए। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये मैं पूरा इरेज कर देता हूं। फिर आपको चाहिए था नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। अगर आपको नो सॉल्यूशन चाहिए तो कंडीशन क्या थी, रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी। तो भाई साहब ये वाली कब वेरीफाई होगी, अगर आपने अभी देखा, अगर इसको नॉन जीरो बना दिया, मतलब लैम्डा माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0, तो दोनों की रैंक 3 हो रही थी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम रैंक दोनों कितने से 3, तो किसी ना किसी तो कम रैंक तो कम करनी पड़ेगी। तो लैम्डा माइनस 6 को आपको 0 अगर बना दिया, तो रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी व्हाट, अगर ये लैम्डा माइनस 6 मतलब लैम्डा अगर इक्वल्स टू 6 हो गया, मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी व्हाट, अगर ये टर्म 0 हो गया कंप्लीटली, तो रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी 2, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट सेकंड म्यू के लिए, म्यू माइनस 16 जो है दैट शुड नॉट इक्वल्स टू 0, अगर वो भी 0 हो गया तो रैंक ऑफ सी भी 0 हो जाएगी, और आपको रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी चाहिए, राइट। तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा, ए से ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब कब होगा ये, जब म्यू माइनस 16 नॉट इक्वल्स टू 0, ये जब 0 नहीं बनेगा, अगर ये 0 नहीं बनेगा तो सी की रैंक कितनी बन जाएगी,
मतलब यहाँ से आ जाएगा ये म्यू नॉट इक्वल टू 16, तो रैंक ऑफ सी अगर वो 16 ना रहा तो ये तो 0 है, तो यहाँ पे ये नॉन जीरो बनेगा तो 3 नॉन जीरो रो मिल जाएंगे, तो रैंक ऑफ सी इज गोइंग टू बी 3। और यहाँ से क्या से रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी when lambda equals to 6 and mu not equals to 16, राइट। उसके बाद थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। थर्ड वाला क्या था आपके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी होनी चाहिए, बट दैट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और आपकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कम होनी चाहिए। मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी कितनी होनी चाहिए, 3 से कम, मतलब 1 या 2। तो यहाँ से अगर इसको भी 0 बना दे और इसको भी 0 बना दे, अगर इसको 0 बना देंगे तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी, और इसको भी 0 बना दे तो रैंक ऑफ सी भी 2 हो जाएगी, तो दोनों की रैंक सेम हो जाएगी। तो कब हो जाएगी, म्यू माइनस सॉरी लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू जब 0 बनेगा, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू जब 6 रहेगा, एंड म्यू माइनस 16 इक्वल्स टू 0 बनेगा, मतलब म्यू इक्वल्स टू जब 16 रहेगा, तब रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी व्हाट। अगर ये कंप्लीट टर्म 0 बन गई तो रैंक ऑफ ए 2 बन जाएगा, और ये कंप्लीट टर्म 0 बन गई तो ये पूरी रो 0 बन जाएगी, तो रैंक ऑफ सी इज गोइंग टू बी 2। बट अगर ये 2 रैंक आ गई, ये रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी दैट इज इक्वल्स टू 2, ये बड़े लेस देन 3 है, तो आपकी कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके क्या होनी चाहिए, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपका लैम्डा इक्वल्स टू 6 होना चाहिए और म्यू इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। ओके, नाउ आपको इस वाले इसको सॉल्व करना था, फोर्थ वाला पॉइंट था, सॉल्व फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड म्यू इक्वल्स टू 8। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका c क्या बन जाएगा, c इज गोइंग टू बी, अगर लैम्डा इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं आप यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 1 1 देन 6 1 सॉरी ये है आपका 0 1 4, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, और ये 0 0 यहाँ पे -4 आ जाएगा। देखिए लैम्डा की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 - 6 दैट इज -4, और यहाँ पे अगर म्यू की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 8 - 16 दैट इज इक्वल्स टू -8। तो इसमें से आप इक्वेशंस बना सकते हैं। अभी हमने नाउ फ्रॉम हियर आपको पता होगा इक्वेशन बना सकते हैं, तो दिस पर्टिकुलर कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ, इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट ax इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो अगर लास्ट वाला हम कॉलम छोड़ देंगे तो आपका a मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट इज a मैट्रिक्स जो भी आपका है दैट इज 1 1 1 फिर 0 1 4, ये a डैश लिखिए और ये b डैश लिखिए क्योंकि वो चेंज हो गए ना, फिर आएगा 0 0 और -4, फिर x मतलब क्या, x y z एंड इक्वल्स टू b डैश मतलब ये जो चेंज हो गया आपके पास 6 4 एंड -8। चलिए जिस तरीके से इक्वेशन से ये वाला मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स इक्वेशन बनाया था, उस तरीके से अभी रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करके पहला रो इनटू पहला कॉलम इक्वल्स टू पहला एलिमेंट करके पहला यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगा दैट इज x + y = z बन जाएगा, फिर 0 * x फिर 1 * y, यहाँ से y + 4 * z, तो 4z इक्वल्स टू यहाँ का पहला एलिमेंट दैट इज 4, और यहाँ पे 0 * x + 0 * y इनटू प्लस -4 * z, तो ये -4z इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा -8, और यहाँ पे ये कैंसिल होके यहाँ से आपके पास आएगा z इक्वल्स टू 8/4 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो z की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। ये जो z की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट z इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। z इक्वल्स टू अगर 2 यहां पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा y प्लस 4 * 2 इक्वल्स टू 4, एंड दैट इज ये 8 बन जाएगा, y इक्वल्स टू 4 - 8 बन जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। चलो y की वैल्यू -4 आ गई, तो अभी हम पुट कर सकते हैं y की वैल्यू
पहले इक्वेशन में y और z की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट y equals to -4 and z equals to 2 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x जैसे के वैसे, y की वैल्यू हुई है -4, z की वैल्यू हुई है 2 इक्वल्स टू 6। यहाँ से -2 बचेगा, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 6 + 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 and 8, x की वैल्यू हो जाएगी 8, y की वैल्यू आपके पास -4 आई थी एंड z की वैल्यू आपके पास 2 आई थी। तो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर व्हाट, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड म्यू इक्वल्स टू 8। ठीक है, x और z की ये वैल्यू आ रही है। तो दैट्स हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। ये सारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक माय वीडियो। अगेन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।